अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर जिले के दौरे पर हैं और जिस दौरान सीएम योगी ने सीएम ओमनाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि विकास के लिए ईमानदारी से काम किया जा रहा है। पिछली सरकार खुद के फायदे के लिए गुंडों को बढ़ावा देती थी और हमने तय किया है कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क कर गरीबों के विकास में लगाई जाएगी। पहले यूपी के लोगों के साथ धोखा होता था, आज यूपी में अपराधी खुद डरते हैं। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। यहां पर स्वर्गीय ओमनाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। जौनपुर में नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी, जिसको लेकर के दशकों से यहां के लोगों को इंतजार था। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास की योजनाओं के लिए ईमानदारी के साथ वे योजनाएं जिस उद्देश्य से शासन ने दी है उसकी धनराशि का उपयोग उस संबंधित कार्य पर हो, इस पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस प्रकार के रैकेट 2017 के पहले प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों में घुन की तरह लग करके पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे थे, उसका परिणाम जग जाहिर है और उसकी कीमत पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। सीएम योगी इस दौरान जिले को विकास की सौगात भी दे रहे हैं। इन कार्यों की प्रोग्रेस का निरीक्षण भी वो कर रहे हैं। लेकिन आज जब सीएम योगी का काफिला जौनपुर पहुंचा तो काफिले के बीच कुछ सपा कार्यकर्ता काला कपड़ा दिखाकर वहां पर पहुंच गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में नारेबाजी भी करने लगे। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। और आपको यह भी बता दें कि राजनीतिक नजर से सीएम योगी के ये दौरे मिशन 2024 की तैयारी के तौर पर भी देखे जा रहे हैं और इससे इस बात में विपक्ष भी बखूबी इससे वाकिफ है और ऐसे में अपनी मौजूदगी में दर्ज कराने के लिए विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही जुट गई है। यूपी में मजबूत विपक्ष का दावा करने वाली सपा भी हर तरह से बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है और सीएम को काला कपड़ा दिखाना एक तरह का यह इशारा भी कहा जा सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सेवा के सफलतम 20 साल पूरे होने पर देश की ख्याति प्राप्त लेखकों और चिंतकों ने मोदी जी के नेतृत्व को समर्पित 21 लेखों के संकलन मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में यह विमोचन किया। मौके पर उन्होंने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत का लोहा पूरे विश्व ने माना है। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने इतने बड़े देश में एक बेहतर प्रबंधन के जरिए ये सफलता पाई थी, उससे पूरा विश्व भी आश्चर्यचकित हो गया था। प्रधानमंत्री के सफलतम 20 वर्षों के जीवन के बेहतरीन पहलुओं को छूने का जो प्रयास किया गया है वो स्वागत योग्य है। 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बनने का अवसर आजादी के इन 75 वर्षों को और इस उत्सव के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है।
मुझे लगता है कि इस सभागार में हो या इस प्रदेश में या इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कोई सरकारी आयोजन इस उत्साह इस उमंग के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रबुद्ध जनता, इसमें शिक्षक भी थे, हमारे इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर भी थे, सीए लोग थे और समाज के जितने अग्रणी लोग हैं, आप देख रहे होंगे पद्म भूषण पद्म से सम्मानित भी जो है हमारे काशी के मूर्धन्य विद्वानों का भी इस कार्यक्रम में महती विशेष भूमिका रही है। मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाशित आज यह हिंदी संस्करण मोदी @20 अपने आप में सिर्फ भारत नहीं दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम करेगा। उनके साथ में बिताए हुए क्षण, उनके साथ बिताए हुए पल, जो तमाम लोग के अनुभव हैं वो इस पुस्तक के अंदर में उद्धृत किए गए हैं। और बीजेपी से जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग के कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शुद्ध जल देना और योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है। बुंदेलखंड के लोगों के लिए पानी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बार 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन सेवा समर्पण के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के अंदर कम से कम 51,000 घरों में पानी पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तर प्रदेश में 51,000 घरों में शुद्ध पानी पहुंचे और घरों तक उनके टोटी भी लग जाए, उसके माध्यम से शुद्ध पानी लोगों को मिले, जिसके कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहे। बाकी अन्य विभागों का, सिंचाई विभाग का, हमारे डैम, पानी, नहरें, वो सभी की समीक्षा हो रही है। लक्ष्य बात एक है कि हम सभी अधिकारी, मंत्रिमंडल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक गरीब के खेत तक कैसे पानी पहुँचे और एक गरीब के घर तक कैसे पानी पहुँचे, इसकी रणनीति योजना हम लोग बना रहे हैं। और ईश्वर का कृपा रहेगा तो हम लोग 2024 तक सभी घरों को पानी देंगे और टेल तक भी पानी पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और वह उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 2024 के टारगेट के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी विपक्ष के लिए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जो उसके लिए कमजोर कड़ी साबित हो, और इसीलिए सीएम और डिप्टी सीएम और मंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। जिले में विकास कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। प्रोग्रेस को लेकर अफसरों के साथ सीधा समीक्षा बैठक भी हो रही है। और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महोबा जिले के दौरे पर पहुंचे और केशव प्रसाद मौर्य का महोबा में बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। आगामी रणनीति पर चर्चा के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने शहर के बौद्ध मठ का दर्शन भी किया है। डिप्टी सीएम करीब 7 बजे, शाम 7 बजे तक महोबा में रहकर विकास कार्यों का जायजा भी उन्होंने लिया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो नहीं, परिवार बचाओ यात्रा है। और कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता कहलाते थे वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, या कांग्रेस छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाओ ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस मुक्त भारत देश होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और वृंदावन आने वाले तीर्थयात्रियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और बढ़ती भीड़ को किस तरह से मैनेज किया जाए, इसको लेकर पूर्व प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी और उनके साथ आए प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। दोनों अधिकारियों ने वृंदावन में प्रेम मंदिर के पीछे वाले मार्ग के साथ साथ कई स्थानों का निरीक्षण भी किया है। और वहीं अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल अयोध्या पहुंचे हैं, जिस दौरान उन्होंने ढाबा सेमर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया है। साथ ही खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने बच्चों के साथ टेबल टेनिस भी खेला है। और इस दौरान नवनीत सहगल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बहुत सी सुविधाएं अधूरी हैं, स्टेडियम को उपयोगी बनाना है। जिला क्रीड़ा अधिकारी से नवनीत सहगल ने रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने जांच की भी बात कही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे क्रीड़ा परिसर जो खेल परिसर है वो बन रहा था, तो उसी की मैं देखने आया था कि कैसे ये जो सुविधाएं हैं आम आदमी के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए कैसे उपयोगी बनाई जा सकती हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं,
अब इन पे इनका विवरण मंगा के इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको आगे कैसे करना है। लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि जो भी सरकार का पैसा खर्च हुआ है वो यूजफुल बने, वो लोगों के काम आए, वो खिलाड़ियों के काम आए। सर अभी तक जो जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को रफ्तार को अमली जामा देने के लिए लखनऊ स्टेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस योजना के तहत वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस हब चारबाग स्टेशन की गुड्स और साइडिंग में यह तैयार किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें, जहां पर कोचों के मेंटेनेंस से लेकर ओवरहॉलिंग तक का यह काम होगा। रेलवे के निर्माण की इकाई ने यह काम शुरू कर दिया है और इस योजना पर रेलवे 130 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अब सेमी हाई स्पीड योजना के लिए मील का पत्थर भी साबित होंगी। रेल मंत्रालय ने 75 वंदे भारत ट्रेनों के ट्रैक तैयार करने की जिम्मेदारी आरसीएफ चेन्नई को सौंपी है और अगले साल तक 57 ट्रेनों के जो रैक हैं वो तैयार हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे के डीआरएम एसके सपरा को इन ट्रेनों के मेंटेनेंस की सुविधा को डेवलप कराने का जिम्मा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन रफ्तार के तहत रेलवे को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दे रहे हैं। अगले साल तक 75 वंदे भारत ट्रेनें इस देश में चलनी हैं। ट्रेनों के निर्माण का कार्य जहां चेन्नई वर्कशॉप में किया जा रहा है, वहीं उनके मेंटेनेंस का कार्य कराने की जिम्मेदारी लखनऊ को सौंपी गई है। लखनऊ के पुराने गुड साइडिंग को तोड़कर उसकी जगह पर वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। डीआरएम एसके सपरा ने इस काम को अपने जिम्मे पे लिया है और वो इस काम 130 करोड़ रुपए से कराएंगे। जहां तक वंदे भारत ट्रेनों की और सुविधाओं की बात है, तो वंदे भारत ट्रेनें सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं देश की और इस समय इससे बेस्ट ट्रेन अभी तक कोई नहीं है। इन ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक मिलेगी, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत होगी। सभी जगह की ट्रेनों की मेंटेनेंस के लिए लखनऊ में कोचिंग यार्ड बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ आकर के ट्रेनें मेंटेन हो सकेंगी। आरडीएसओ की योजना है कि 57 वंदे भारत ट्रेनें इस साल के अगले साल के आखिर तक तैयार हो जाएं। उसके बाद वो देश की पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। अलग अलग क्षेत्रीय रेलवे में दौड़ने वाली इन ट्रेनों को मेंटेन करने के लिए कानपुर होते हुए या मुरादाबाद होते हुए लखनऊ लाया जाएगा। लखनऊ में यहाँ उनकी मेंटेनेंस करके वापस इन ट्रेनों को रवाना किया जाएगा, जिसका काम निर्माण इकाई ने शुरू कर दिया है। 130 करोड़ रुपए से किए जाने वाले इस काम का पहला चरण पूरा हो गया है। लखनऊ के पुराने गुड्स यार्ड की पटरियों को उखाड़कर उनकी जगह पर नई पटरियां बिछाई जाएंगी। इसके साथ ही यह काम पूरा किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है सितंबर 2023 तक यह काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस का काम आसान हो जाएगा। कैमरामैन शिवम भल्ला के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और लखनऊ हाईकोर्ट ने लिबाना होटल और कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड का संज्ञान लिया है। दरअसल कोर्ट में अग्निकांड को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट जस्टिस राकेश कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस ब्रजराज सिंह की डबल बेंच सुनवाई भी करेगी। याचिकाकर्ता ने अग्निकांड में अधिकारियों की जानबूझकर की गई गलती बताया है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अवैध निर्माण में बिल्डर के साथ अधिकारी भी दोषी हैं। आगे यह भी कहा गया कि अधिकारियों के बिना जानकारी के निर्माण नहीं होता और इसलिए बिल्डर के साथ अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि अग्निकांड के बाद अधिकारियों ने बताया कि होटल आवासीय नक्शे पर पास है, जिसके बावजूद बिना किसी उपयुक्त आग से सुरक्षा स्थानों पर संसाधनों के वैध अग्निशमन प्रमाण पत्र भी मौजूद हैं। कोर्ट ने साक्ष्यों के तौर पर टीवी और अखबार की खबरें पेन ड्राइव में पेश करने के लिए भी कहा। और वहीं आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है और देश भर में बप्पा की विदाई हो रही है। अगले साल फिर से जल्दी लौटने की प्रार्थना के साथ ही आज भक्तजन अपने प्यारे गणेश को विसर्जित करते हुए नजर आए हैं। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना की जाती है और फिर 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के बाद इनका विसर्जन कर उनको विदाई दी जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई और इस बैठक में कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। इन तमाम प्रस्ताव में सबसे अहम यूकेएसएस-एससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं उनको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही आवास विभाग से भी बड़ा फैसला यह लिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी वन टाइम सेटलमेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक एक वृहद एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी सरकारी कार्यालय, सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं हमारे, चाहे वो खेल का मैदान हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो, सभी स्कूल, सभी महाविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सामान्य जन है उनका सहयोग लेते हुए एक वृहद स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। धामी सरकार ने इस दिशा में ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में 5 लोग शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया था। और आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी ने एक पोर्टल को लॉन्च करते हुए अपना काम शुरू कर दिया है। कमेटी ने संदर्भ में लोगों से उनके सुझाव भी मांगे और कमेटी जनजातीय इलाकों में भी लोगों से सुझाव लेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी अपना काम कर रही है और कल से कमेटी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उस पर सभी के सुझाव मांगे हैं, आम जनता के सुझाव मांगे हैं, बहुत सारे हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। ट्राइबल्स के क्षेत्रों में भी कमेटी जाएगी और वहाँ पर अलग अलग तरीके से उनसे सारे सुझाव लेगी। और ये जो हमारा समान नागरिक संहिता का कानून है उसको बनाने के लिए सबकी सहभागिता और सबको मिलाकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूकेएसएस-एससी भर्ती परीक्षा जांच और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार की जमकर तारीफ की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सही दिशा में चल रही है और मुख्यमंत्री ने इसमें सही फैसला लिया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री के निवेदन पर जांच कमेटी का गठन किया, उससे उम्मीद है कि जांच पारदर्शी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से जो सारे उन्होंने हालचाल यहाँ का जाना और मैं कहूँ कि मैं जो कुल मिला के जो बातचीत हुई है, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और लगभग 30 से 35 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, पर्याप्त समय दिया, जब तक पूरी बातचीत हुई। फिर उनको और भी कुछ जानकारी लेने के बाद उन्होंने दोबारा बिठाया। फिर बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बहुत ही फलदायक बात आने वाले समय में साबित होगी। और उत्तराखंड प्रदेश में लगातार बाहर से आने वाले भू माफियाओं की ओर से उत्तराखंड में लगातार जमीनों पर अवैध कब्जे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर शुक्रवार को एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अभी तक कोई सख्त कानून नहीं है, जिसके चलते कई सालों से प्रदेश के बाहर से आने वाले भू माफिया सरकारी और कृषि भूमि पर प्रशासन की सांठगांठ से अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार और जनता को चूना लगा रहे हैं। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य हमारी कारण है कि जिस प्रकार से प्रदेश में कृषि भूमि को बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से आने वाले भू माफिया कृषि के नाम पर खरीद रहे हैं और उसमें फिर अवैध रूप से उसमें व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितनी भी कृषि भूमि की बड़ी मात्रा में बिक्री हुई है उनकी पुनः जांच हो और जो भी गैर कानूनी तरीके से इसमें व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं उस पर तुरंत रोक लगे और ऐसे जो भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और वहीं हिमालय दिवस के अवसर पर देहरादून में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने शिरकत की है। इस दौरान
हिमालय संरक्षण के साथ ही पहाड़ों से हो रहे पलायन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही कार्यक्रम में सभी ने पर्यावरण को बचाने की प्रतिज्ञा भी ली है और इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने यह कहा कि इस गोष्ठी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही हिमालय संरक्षण की प्रतिज्ञा ली गई है। हिमालय आज जो सबसे बड़ा सवाल है और विशेषकर भारत के लिए जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, अगर भारत उसका लाभ उठाना चाहिए, जैसे पहले हिमालय आज तक हमारी रक्षा करता रहा, निश्चित रूप से हिमालय के कारण भारत जो है सोने की चिड़िया बन सकता है। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड में पशुपालन के माध्यम से दूध को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहां तक कि उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन से जुड़े दूध उत्पादकों के दूध को बढ़ावा देने के लिए 4 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। और उसके बावजूद भी दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। राज्य में दुग्ध उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है और यूसीडीएफ के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो जुलाई 2021 के मुकाबले जुलाई 2022 में पूरे राज्य में दूध की भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो हमारा दैनिक औसत था गत वर्ष लगभग 2 लाख लीटर प्रतिदिन का था और इस बार 1,90,000 प्रतिदिन का है। तो इसमें हमारे कुछ दुग्ध संघों की स्थिति कमजोर रही है, उन पर हम विशेष ध्यान देंगे। कुछ हो सकता है किन कारणों से इसमें कमी है, उसके का हमें विवेचन करना होगा। विशेषकर टिहरी है या चमोली है और हमारे कुछ ग्रामीण अल्मोड़ा के दुग्ध संघों में कुछ कमी आई है, तो उसको हम कमियों का कारण पता करके उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू होने का काम यह हो चुका है। ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन की जांच के लिए 8 विंडो बनाई गई है। एक विंडो पर 6 ग्राम पंचायत से संबंधित प्रत्याशियों के नामांकनों की जांच का काम किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।